So good morning, all of you. Yesterday we started chapter poverty of economics. All right. So I hope all of you have brought the book, economics book. So this is a very important chapter, very easy chapter also, through which you can get good marks in the examination. So we have already covered a few topics like what is poverty. All right. So can anybody explain to me what is a poverty? Yes, सिद्धार्थ आप बताइए. सिद्धार्थ आपका नाम है? हाँ, तो आप खड़े हो जाइए. पावर्टी का मतलब बताइए. सिट डाउन. आप बताइए. मैं आई एम नॉट आस्किंग हिंदी वर्जन. आई एम आस्किंग द डेफिनेशन ऑफ पावर्टी. किस बच्चे को आता है? किसी को नहीं आता. मतलब आप लोगों ने कल इस मतलब क्लास भी नहीं ज्वाइन की थी, क्यों? ओके. सो कुछ चीजें हम कवर कर चुके हैं. व्हाट इज पावर्टी, देन पीपल हु आर वल्नरेबल टू पावर्टी, पावर्टी सिचुएशन इन इंडिया, देन केस स्टडीज, अर्बन पावर्टी एंड रूरल पावर्टी हमने कवर कर लिया था. वी हैड स्टडीड द केस ऑफ राम सरन ऑफ अर्बन पावर्टी एंड लाखा सिंह ऑफ rural poverty, but there are certain things which are in common, like poor in both rural and urban areas. They live in huts, they live in shanty settlements. They do not have proper pakka makan or proper settlement shelter. Then they are landless people. They are dependent on the daily wage. जो उनको दिहाड़ी के जो एक दिन में जो उन्हें सैलरी मिलती है उसके ऊपर वो डिपेंड करते हैं, पैसे जो उन्हें मिलते हैं. उनके बच्चे जो होते हैं, एंड इवन द एंटायर फैमिली डज नॉट गेट प्रॉपर 3 square meal a day. They are undernourished, they do not get proper nutritional food, they are uneducated, their children are not able to go to school, and they become unskilled, and again this continuous vicious circle of poverty continues. जो गरीब रहते हैं, बहुत केसेस में ऐसा नहीं कि हर बार 100% ऐसे ही होता है, लेकिन बहुत बार आप सुनोगे गरीब घर से भी बच्चे पढ़ लिख के बहुत अच्छी जगह पहुंच गए, लेकिन अगर वो नहीं पढ़ पाते तो उस केस में क्या होता है, फिर वो सर्कल पूरा का पूरा कंटिन्यू रहता है. Then diseases and different problems they face. Then I had told you about Gandhiji's words about poverty, that how he wanted that entire India should be free from from poverty. Then only in real sense India will become a free country. सिर्फ एक फॉरेन कंट्री की जाने से महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें आजादी नहीं मिलेगी. द रियल फ्रीडम मीन्स व्हेन देयर इज एंड ऑफ ऑल ह्यूमन सफरिंग्स फ्रॉम इंडिया. जब भारत का हर नागरिक जो है वो मतलब सफरिंग मतलब यहाँ क्या मतलब, ह्यूमन सफरिंग मीन्स ह्यूमन प्रॉब्लम्स. ठीक है ना. जब हर तरह की ह्यूमन प्रॉब्लम भारत से खत्म हो जाएगी तभी इंडिया के नागरिक फ्री माने जाएंगे. अगर गरीबी है, भुखमरी है, बीमारी से लोग मर रहे हैं या अदर प्रॉब्लम से लोग मर रहे हैं, देन इंडिया आपका रियल मायने में आजाद नहीं है. Now then I taught you about poverty as seen by social scientists, that how poverty does not only include only home or clothing or food and water, but there are other dimensions of poverty also. ठीक है. पॉवर्टी में अदर चीजें भी इंक्लूड होती हैं, लाइक व्हेन अ पर्सन इज पुअर ही विल नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशन, सो लो रेट ऑफ लिटरेसी. A country is a poor country not only because the purchasing power and the income of the country is low, but also if there is low literacy rate. अगर आपके देश में मान लो कि लोगों के पास इनकम है, कंजम्पशन है, लेकिन अगर आपके देश के लोग गरीब अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, आपके देश में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, हेल्थ लोगों की अच्छी नहीं है, देन माल न्यूट्रिशन है, तो ये सब क्या होता है. आपको सोच लीजिए कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज, इंडिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज. आज हम जो 170 ईयर्स बैक जो हम अपनी इंडिपेंडेंस के टाइम में हमारी हालत थी ना इंडिया की, मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज आर दैट स्टेज ओनली, एक्सेप्ट साउथ अफ्रीका. अदर कंट्रीज लाइक एथियोपिया, सुडान, है ना, युगांडा, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे जो है आपकी वो हमारे उस स्टेज पर हैं जो हम आज़ादी के टाइम में थे.
आप वहाँ की कंडीशन जाके देखिए, वहाँ पे बच्चे बिल्कुल अनपढ़ हैं, उनके कपड़े देखिए, खाने को नहीं मिलता है, और मैक्सिमम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज वेरी हाई इन अफ्रीकन कंट्रीज। वहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, वहाँ पे बच्चे 1 साल की उम्र तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, पैदा हुए और उनकी मतलब 1 साल से पहले ही उनकी जो है वो नहीं बच पाते हैं, बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट नहीं मिलती, वहाँ के मदर को नहीं मिलती, फिर बच्चे को नहीं मिलती है, गरीबी है, हमेशा वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता रहता है ना। आप देखोगे वहाँ पे हमेशा टेररिज्म या फिर मतलब वहाँ पे जो गवर्नमेंट है या सिविल वॉर है, वहाँ पे हमेशा यही सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो वहाँ पे बहुत ही पैथेटिक, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे टेररिस्ट जो है ग्रुप्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको मतलब इस तरह से उनको किया जाता है। So there are number of problems which are faced by the people of Africa. So that's why we call them a poor country. Not only because they do not have income or consumption level, but because they're illiterate. There is high level of malnutrition. There is no healthcare facilities, proper healthcare. वहाँ पे हमेशा रेड क्रॉस रहता है। WHO और रेड क्रॉस के बिना वो लोग बेचारे सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। दे आर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। इंडिया में भी कोई कंडीशन बहुत वैसी नहीं है, लेकिन हमारे देश की गवर्नमेंट ने इतना हम सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं कि हमें रेड क्रॉस या WHO की के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं है। अगर आपके कंट्री में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आके उनको सपोर्ट करना पड़ रहा है पूरी तरह से, इट मीन्स दैट आपकी कंट्री की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है ना। तो इंडिया में ये चीज नहीं है। हाँ, हमारे देश में भी सारी प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ केयर की सुविधा बहुत, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं कि नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि हमारे देश में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ओपन कराए गए हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स ओपन कराए गए हैं, बहुत सारी चीजें फैसिलिटी सरकार प्रोवाइड करे, वो बात अलग। कभी कभी वो चीजें लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है बिकॉज ऑफ वन और दी अदर रीजन, क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा है। देन मैंने आपको सोशल एक्सक्लूजन एंड पॉवर्टी के बारे में बताया था, दैट दीज पीपल आर सोशली एक्सक्लूडेड। ऑलराइट, जो हम नॉर्मल लोग होते हैं, जो हम हाई आप कभी भी देखना, जो झुग्गी झोपड़ियां होती हैं, जो गरीब कॉलोनीज होती हैं, वो आपके अर्बन एरिया से आउटस्कर्ट्स में मिलेंगी, दूर मिलेंगी, ठीक है ना, फ्लाईओवर्स के नीचे मिलेंगी, या फिर शहर जहाँ खत्म होता है वहां पे आप देखेंगे कि इनकी पूरी बहुत सारी बहुत बड़ी इनकी बस्ती है, गांव टाइप का है ना, जहाँ पे आपके लोग शैंटी एंड स्क्वाटर सेटलमेंट्स में रहते हैं, चाहे झोपड़ी टाइप की हो या फिर पॉलिथीन लगा के रहते हैं। तो और वो बहुत ही अनहाइजीनिक होता है। देयर इज लैक ऑफ वेंटिलेशन, सांस लेने की भी वहाँ, अगर आप लोग वहाँ पहुंचे तो आप सांस नहीं ले पाओगे, जो आदमी ऐसे घरों में रह रहे हैं, है ना। देयर इज सो मच अनहाइजीनिक कंडीशन। वहाँ पे ना सैनिटेशन की फैसिलिटी है, ना शौचालय की फैसिलिटी है, ना वहाँ पे साफ पानी मिलता है, लोग हमेशा बीमार रहते हैं। तो ये और लोग उनको जो रिच लोग होते हैं, आप देखोगे वो पॉश एरियाज होते हैं शहर के, एक जैसे शहर का जो मिडिल पार्ट होता है, वहाँ पे आपको बड़ी बड़ी कॉलोनीज मिलेंगी। अब जैसे ऋषिकेश तो क्या मैंने आपको बताया बहुत ही एक छोटा शहर है, लेकिन जैसे आप देहरादून चले जाइए, आप लखनऊ चले जाइए, आप दिल्ली चले जाइए, तो वहाँ पे आप देहरादून अगर आप लोग गए हो कभी, तो वहाँ पे कुछ एरियाज है कि भाई ये रोड है, तो ये पॉश एरिया है। वहाँ का पॉश एरिया समझते हो, जहाँ पे रिच लोग रहते हैं, वहाँ पे आपको सिर्फ बंगले और हाईफाई आपको जगह मिलेंगी। फिर आप लखनऊ में चले जाइए तो वहाँ पे इंदिरा नगर है, गोमती नगर है ना। तो ये सब जो एरियाज हैं वहाँ के पॉश एरियाज माने जाते हैं, कि वहाँ पे सिर्फ हाई करोड़पति लोग रहते हैं, या फिर मतलब हाईफाई लोग रहते हैं। तो दीज पीपल आर सोशली एक्सक्लूडेड। आप ये मत सोचिए कि आपकी कोई बंगला तो वहाँ पे आपको कोई झोपड़ी बनाने देगा अपनी, और लोग उन्हें अपने साथ मतलब एसिमुलेट भी नहीं करते हैं। गरीब लोगों के साथ अब हम मैंने आपको कल ही बोला था, अच्छा हम कितना भी एक सोशली इमोशनल फीलिंग उनके लिए रखें, लेकिन अगर हमें उनको भी क्लास में बिठाने की बात आ जाए, तो आप लोग ही उनको उनसे फ्रेंडशिप नहीं करोगे, या फिर बहुत उनको जो है सोशली एक्सक्लूड करोगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें। Now vulnerability भी मैंने आपको बता दिया था, that there are certain people who are their chances of suffering from poverty is more as compared to other people. And then I had given example of like this pandemic is going on during this time. Who are the people? Which section of the people they have suffered most? The poor people. The poor people or the daily wage workers, है ना, women जिनके हस्बैंड नहीं है, विडोज हैं, बच्चे। तो ये लोग ऐसे हैं जो कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, और जब भी कोई पॉवर्टी की प्रॉब्लम आती है, कोई सिचुएशन आती है, तो सबसे ज्यादा सफर कौन करता है? ये सेक्शन सफर करता है। हैंडीकैप, है ना। अब कोरोना के टाइम में यही लोग जो है दिहाड़ी मजदूर थे, या फिर जिनके पास परमानेंट जॉब नहीं थी, तो या फिर हाई फाई नौकरी वालों की भी कई कई नौकरियां चली गई, तो ये लोग जो होते हैं मेन सफर करते हैं। लेकिन जो हाई फाई होते हैं उनके तो पास बैकअप होता है, पहले के पैसे उनके पास होते हैं, लेकिन जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं उनके पास था नहीं, सब कुछ काम बंद हो गया, तो ये लोग सबसे ज्यादा सफर करते हैं। या कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सूखा पड़ गया,
कहीं अर्थक्वेक आ गया, तो इन लोगों के पास सपोर्ट सिस्टम कम होता है, तो किसी भी त्रासदी में, किसी भी प्रॉब्लम में फिर ये अपने आप को सर्वाइव नहीं करा पाते हैं। अमीर आदमी तो भाई मैंने आपको बताया था कि कम नहीं तो ज्यादा में खरीद के खा लेगा, है ना, एक नहीं तो दूसरे घर में चला जाएगा, नौकरी अपनी फिर से बना लेगा। लेकिन जो गरीब है वो, उसके लिए ये सब चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाती है ना। पावर्टी लाइन मैंने आपको बताया था कल क्या होता है। पावर्टी लाइन बेसिकली इट इज ए मिनिमम इनकम। इट इज कैलकुलेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ एवरी कंट्री। लाइक हमारे देश में कौन कैलकुलेट करता है पावर्टी लाइन? NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। And now what is poverty line? Poverty line is the minimum income required by a person to fulfill his basic needs. ठीक है ना, मतलब कम से कम गरीबी रेखा, मान लो कोई भी एक देश की जो है गवर्नमेंट एक डिसाइड कर देती है कि ये गरीबी रेखा, मतलब इतनी इनकम होनी चाहिए। मान लो हमारे देश में मान लो मैं एग्जांपल दे रही हूँ 5,000 मैंने कल बोला था, तो 5,000 हमारे कंट्री की गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति 5,000 एक साल में, एक महीने में जो भी है नहीं कमा पा रहा है, क्योंकि मान लो 5,000 हमने ले लिया कि 5,000 में भारत में जो कॉस्ट है चीजों का, जो रेट है ना, उस हिसाब से हमने एक जो है कॉस्ट डिसाइड कर दिया। और हमने ये कहा कि अगर एक फैमिली महीने में ये इनकम भी नहीं कमा पा रही है, इसका मतलब क्या है कि वो बिलो पावर्टी लाइन है। इट मीन्स कि 5,000 रुपए वो इनकम है जिससे एक आदमी भारत में अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर सकता है। यहाँ पे हम लग्जरियस आइटम की बात नहीं कर रहे हैं, हम कम से कम 3 टाइम उस फैमिली के लोगों को खाना मिल सके, उनको पहनने के लिए कपड़े मिल सके, बेसिक चीज। अब ये नहीं सोचो कि आप बहुत हाई फाई कपड़े मिल जाएं या फिर उनके पास कार, हम मोटरसाइकिल दे दें, है ना, साइकिल प्रोवाइड कर दें, ये सब चीजें नहीं, लेकिन कम से कम एक छत हो उनके पास, पक्का मकान हो, पीने के लिए साफ पानी मिल जाए, खाने के लिए 3 टाइम की रोटियां मिल जाए और जो है कपड़े मिल जाए और उनके बच्चे स्कूल जा पाए। ठीक है ना, तो ये सब करने के लिए जितना मिनिमम अमाउंट लगता है, अगर उतना आपके देश की गवर्नमेंट जो है पब्लिक उतना अर्न कर रही है, तो इसका मतलब कि उतने लोग गरीबी रेखा के ऊपर होंगे, और अगर नहीं अर्न कर पा रहे हैं तो वो क्या होंगे? गरीबी रेखा के नीचे हो रहे हैं। ठीक है ना। अब क्या आप सोचो कि आपके 2,000 में एक फैमिली अपना गुजारा कर सकती है? एक महीना आपका कट जाएगा। आप लोग भी अपने घर में कभी आटा खरीद के लाते होगे, कभी कुछ चीजें लेकर आते होगे, है ना, तो क्या 2,000 में आप लोगों के घर का काम चल जाएगा? एक महीने में 5,000 में चल जाएगा? लेकिन बहुत लोगों का चलता है। इंडिया में मेजॉरिटी लोगों का काम 5,000 में भी महीने में या उससे कम में भी चलता है। शायद 2,500 या 3,000 रुपए है हमारे यहाँ पे पावर्टी लाइन। तो महीने में बहुत सारी हमारी ऐसी फैमिलीज हैं, 30%, 34% जो है, जो जिनका काम 2,500 से 3,000 रुपए महीने में चलता है ना। तो बहुत लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनके लिए 2,500-3,000 भी मतलब समझ लो उनके लिए बहुत वैसी अमाउंट है कि भाई उनका गुजारा उस पर चलता है। ठीक है, और लेकिन जब हमारे पास पैसे आ जाते हैं तो हमारा काम लाखों रुपए में भी नहीं चल पाता है, क्योंकि जैसे से आपके पास इनकम आती है आपके पास जरूरतें भी उसी हिसाब से बढ़ती जाती हैं। नहीं तो अगर आपको 5,000 भी दे देना फैमिली को 10,000 तो भी वो महीने में चला सकते हैं। नाउ एस्टिमेशन ऑफ पावर्टी लाइन। अब हम पावर्टी लाइन को कैलकुलेट कैसे करते हैं? ठीक है, पहली चीज मैंने आपको कल कैलोरी के बारे में बताया था, जिन बच्चों ने कल क्लास ज्वाइन की थी, तो मैंने आपको कैलोरी के बारे में बताया था। ठीक है ना, हर जो फूड होता है, जो खाना होता है, खाने की चीज होती है, उसका एक कैलोरी वैल्यू होती है। ठीक है ना, कैलोरी मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक चपाती है, ठीक है ना, वो मान लो उसकी कैलोरी कितनी होगी? 50 कैलोरीज की एक चपाती होती है। मतलब उसमें कैलोरी का मतलब क्या हो गया कि कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना फैट है, कितना प्रोटीन है, कितना फाइबर है। ये मेन आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो खाने में मिलते हैं और हमारे शरीर को इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना, तो ये कैलोरी वर्ड बहुत आजकल आप सुनोगे, बिकॉज जो है आजकल हेल्थ जो है ये बहुत मैटर करता है लोगों के लिए। तो आप देखना जो मोटे लोग होते हैं ना, जो हेल्थ अपना मतलब ठीक करना चाहते हैं, ओबेसिटी से और पतले होना चाहते हैं, तो कहते हैं कि हमें भाई 900 कैलोरी एक दिन में खाएंगे हम, क्योंकि आपने एक रोटी खाई तो आपको 50 कैलोरी आपने खाया शरीर में। आपने एक बर्फी खा ली, आपने कोई भी मिठाई खा ली, स्वीट खा ली, तो उसकी कैलोरी क्या हो जाती है? कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें क्या है? मीठा है ना, और वो उसमें फैट ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, जिसमें जो आपके शरीर को नुकसान करता है। वहीं आपने कुकम्बर खा लिया, आपने कैरेट खा लिया, आपने वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स आपने खाए, तो उसमें क्या होता है कि उसकी कैलोरी भी कम होती है और उसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट भी कम होता है।
तो ये हम इसलिए कहा जाता है ना कि भी आप सब्जियां खाइए, आप जो भी मतलब आप स्वीट मत खाइए, आप मतलब ये आप रिफाइंड चीजें मत खाइए, मैदा मत खाइए, सब क्यों कहा जाता है, ब्रेड ये सब चीजें इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें कैलोरी भी ज्यादा होती है और उसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होता है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है वो खराब होता है। अब लेकिन जैसे घी है, घी में भी कार्बोहाइड्रेट फैट होता है, लेकिन वो क्या होता है, वो अच्छा होता है ना। कुछ अच्छे फैट होते हैं और कुछ खराब फैट होते हैं। अब आपका जो वनस्पति घी है, रिफाइंड है, उसमें क्या कैसा फैट होता है, डेंजरस फैट होता है ना। लेकिन जो घी है उसमें कैसा फैट होता है, सही होता है, मतलब उसमें वो खाने लायक होता है, आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन ये थोड़ी कि आप एक बॉटल पी के बैठ जाएंगे तब तो वो भी नुकसान करेगा। तो बेसिकली कैलोरी मतलब क्या होता है, हर फूड की अपनी एक कैलोरी पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, सपोज मान लो कि एक इंडिविजुअल एक दिन में मिनिमम कितना खाता है, मतलब किस हर एज की रिक्वायरमेंट अलग होती है ना। जेंडर के हिसाब से भी रिक्वायरमेंट अलग होती है, लड़की का खाना लड़के का खाना अलग होगा, गांव में रहने वाले लोगों का खाने की रिक्वायरमेंट अलग होगी, शहर में जो लोगों की जो कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है वो अलग होती है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि गांव में और शहर में जो रहते हैं उनकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट अलग क्यों होती है, किसकी ज्यादा होगी? यस, उनकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी जो लोग गांव में रहते हैं। क्यों रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी? बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन फिजिकल लेबर, मेहनत का काम ज्यादा करते, तो आपकी कैलोरी भी बर्न होती है, ठीक है ना। शहरों में कैसी लाइफ होती है, सिडेंटरी लाइफ होती है, आपने खाना बस खाया, आप या तो लैपटॉप पर, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे बैठे रहते हैं, या तो लैपटॉप चला रहे हैं, यहाँ जाएंगे तो कुछ और काम कर लेंगे, कौन सा हम लोग इतना तो कोई ना कुछ उठा रहे हैं बोझा, ना हम कुछ फिजिकल लेबर कर रहे हैं। तो हमें क्या होता है कि हम जितना कम खाएं उतना हमारे लिए सही है, ठीक है ना। तो हमारी कैलोरी की रिक्वायरमेंट कम होती है और गांव के लोगों की कैलोरी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो हर व्यक्ति की जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना, मान लो कि मेरी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है 1000 कैलोरी, 1000 कैलोरी। अब ये 1000 कैलोरी कौन से फूड आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उस फूड की मतलब कितना आपको खाना चाहिए, मान लो 2-2 रोटी मुझे खानी है 3 टाइम, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या करते हैं कि उसकी मार्केट प्राइस निकाली जाती है, ठीक है ना। कि मान लो भाई अदिति जो है इस महीने एक दिन में इतना खाती है और वो जो कैलोरी है वो कितना फूड उसको प्रोवाइड कर रहा है और उस फूड की मार्केट वैल्यू क्या है। इस तरह से करके हम 30 दिन का निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मतलब कितना अमाउंट का फूड, कितना प्राइस का फूड, क्योंकि हम कैलोरी में थोड़ी कैलकुलेट करेंगे, हमें तो क्या चाहिए, प्राइस, पैसा चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि भाई जो है अदिति है, शीतल है, तो इन लोगों को एक महीने में कम से कम 1000 रुपए का या 2000 रुपए का खाना इन्हें चाहिए, तब इनकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, ठीक है ना। तो वो 1-2 हजार रुपए प्लस हो गए, प्लस आपके भाई बहन होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे, है ना। तो इस तरह से करके हमने सबका खाना जो है प्लस कर दिया। अब आपके फादर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, आपकी मम्मी की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी, है ना। ये हमने प्लस कर दिया। हमने गांव में भी ऐसे प्लस किया तो हमें वहां पे भी कैलोरी रिक्वायरमेंट हमारी ज्यादा थी। तो इस तरह से जब हम करके करते हैं तब हमें क्या मिलता है, पैसों में उनकी वैल्यू पता चलती है, ठीक है ना। कि भाई इस फैमिली में कम से कम 10,000 रुपए खाने के ऊपर हर महीने खर्च होने हैं। फिर 10,000 रुपए इस पे होने हैं, या 10,000 तो बहुत ज्यादा ही हो गया, मानो हमने ले लिया कि भाई 1500 रुपए इस फैमिली के ऊपर खर्च होने हैं, 1500 रुपए प्लस हमने देखा कि क्लोथ कपड़े पहनने मिनिमम कपड़े, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब पैसों के हिसाब से। फिर हमने ये देखा कि जो है मतलब कि जो भी एक आदमी की बेसिक जरूरतें होती हैं उनको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, पैसों में, मनी में कन्वर्ट करते हैं, उसको प्लस करते हैं और फिर हम कहते हैं कि दिस इज द पॉवर्टी लाइन। मतलब कि एक फैमिली की मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो इतनी है, पैसों में, मनी में इतनी है। और अगर हर एक फैमिली भारत में इतनी अर्न कर रही है तो इसका मतलब वो गरीबी रेखा से ऊपर है, और नहीं कर पा रही है तो गरीबी रेखा से नीचे। कि 2000 आपको खाने के लिए चाहिए, 1000 कपड़े के लिए चाहिए, देन आपको पानी के लिए चाहिए इतना, मतलब जो भी एक रिक्वायरमेंट होती है उसको आपने प्लस किया तो 5000 रुपए एक महीने के आ गए। तो हमने कह दिया कि भाई भारत में 5000 जो है वो गरीबी रेखा का एक लाइन है। तो मिनिमम भारत के व्यक्ति को कितना अर्न करना है, 5000 रुपए पर मंथ। नहीं कर पाया तो क्या हो जाएगा, गरीबी रेखा के नीचे। इसका मतलब कि वो आपके पास उतने पैसे ही नहीं है तो आप ना खाना खरीद पाओगे ना आप अदर चीजें आप खरीद पाओगे। तो ये हो गया आपका द मिनिमम फूड रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन इज कैलकुलेटेड इन कैलोरीज, देन इट इज कन्वर्टेड टू इक्विवेलेंट मनी वैल्यू। हर कैलोरी को हम मनी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। अ मिनिमम अमाउंट इज एडेड फॉर शेल्टर एंड क्लोथिंग, मतलब मिनिमम अमाउंट लेके चलते हैं कि भाई सबसे मिनिमम। द टोटल अमाउंट इज कॉल्ड पॉवर्टी लाइन।
If a person income or expenditure is less than poverty line, he is considered poor. अगर एक फैमिली की या एक पर्सन की जो इनकम और एक्सपेंडिचर इस गरीबी रेखा की जो भी अमाउंट है उससे कम है, इसका मतलब वो गरीब है, और अगर उससे ऊपर है तो इसका मतलब वो अमीर, बल्कि ठीक है. इन यूजेस मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर टू आइडेंटिफाई बीपीएल फैमिलीज. हमारे देश में हम कैसे बीपीएल निकालते हैं? हर मंथ वाइज. जैसे मैंने आपसे कहा ना कि 5,000 हर महीने, जैसे 5,000 नहीं है, उससे भी कम है, 2,500 की 3,000 है हमारी गरीबी रेखा, ठीक है ना. लेकिन जैसे कुछ देश हैं वो क्या निकालते हैं? ईयरली निकालते हैं कि अगर एक फैमिली साल भर में इतना पैसा नहीं कमा पाई तो वो गरीबी रेखा के नीचे. तो हर कंट्री का अलग होता है, लेकिन हम लोग कैसे निकालते हैं? मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर. कि भारत की हर एक फैमिली एक महीने में कितना खर्चा कर रही है, उससे हमें पता चलता है कि हमारी कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं. नाउ कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया. 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इज द कैलोरी रिक्वायरमेंट इन रूरल एरियाज. गांव के क्षेत्रों में कितनी कैलोरी रिक्वायरमेंट है? 2400. और शहरों में कितनी है? 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इज द कैलोरी रिक्वायरमेंट इन अर्बन एरियाज. तो देखिए कैलोरी रिक्वायरमेंट शहरों में थोड़ी सी कम है. कैलोरी रिक्वायरमेंट इन हायर इन रूरल एरियाज बिकॉज विलेज पीपल डू मोर मैनुअल वर्क देन द अर्बन पीपल. तो गांव के लोग ज्यादा क्या काम करते हैं? फिजिकल काम करते हैं, इसीलिए उनकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है. नाउ पॉवर्टी लाइन, कुछ एस्टिमेट्स दिए हुए हैं, आप ये कुछ फैक्ट्स हैं, आप देख सकते हो. The poverty line for a person was fixed at rupees 816 per month for rural areas and rupees 1,000 for urban areas in 2011 and 12. तो एक व्यक्ति के लिए, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए जो है कितना था? 816 रुपए पर मंथ. और शहर में कितना है? 1,000. तो अभी तो हमने कहा कि कैलोरी रिक्वायरमेंट गांव में ज्यादा है, शहरों में कम है, तो रेट गांव में कम क्यों है? रुपीज 816 हमने सिर्फ क्यों डिसाइड किया पॉवर्टी लाइन गांव में? मैंने भी कहा था ना आपसे कि वहां पे महंगाई कम है, ठीक है ना. वैसे तो कैलोरी रिक्वायरमेंट गांव के लोगों के लिए ज्यादा है, लेकिन वहां पे हर चीज सस्ती भी है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज. तो इसीलिए वहां पे रेट कम है. 816 रुपीज है गांव में और 1,000 रुपीज है अर्बन एरियाज में, ठीक है. देन इफ अ फैमिली ऑफ 5 spends less than rupees 4,340 per month, it is considered a BPL family. अगर कोई भी परिवार भारत में 4,340 रुपए से कम खर्चा कर रहा है एक महीने में, इसका मतलब कि वो क्या है? गरीबी रेखा के नीचे. अगर देन इफ अ फैमिली ऑफ 5 spends less than rupees 5,000 per month, it is considered a BPL. It can be considered a BPL family. Poverty line is fixed higher in urban areas because cost of living is more in urban areas than in rural areas. तो गरीबी रेखा ज्यादा ऊपर होती है शहरों में और गरीबी रेखा कम होती है गांव में, क्योंकि गांव में सस्ती होती चीजें और शहरों में महंगी होती है. पॉवर्टी लाइन भारत में कौन डिसाइड करता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO. $1.90 per person per day is the poverty line fixed by World बैंक. जो वर्ल्ड बैंक है उसने क्या फिक्स किया है वर्ल्ड के लिए? ये हर व्यक्ति को कम से कम, स्पेशली ये अमेरिका के लिए होता है, कि $1 मतलब लगभग $2 हर व्यक्ति को एक दिन में कमाना है. अगर वो $2 भी एक दिन में नहीं कमा पा रहा है अमेरिका का व्यक्ति, तो उसका मतलब वो गरीबी रेखा के नीचे है. नाउ पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया. Proportion of people below poverty line is called poverty ratio. Poverty ratio in India has decreased from about 45% in 93 to 94 to 37%. मतलब कि 1993-94 में हमारे यहाँ पे भारत में कम से कम 45% लोग जो थे वो गरीबी रेखा के नीचे थे. अब ये कितना हो गया है? 37.2 इन 2004 and 5. अभी रिसेंट डेटा इतना नहीं है हमारे पास. देन हाँ रिसेंट है 2011-12 में ये और नीचे आ गया है. अब कितना हो गया है? 22%. तो पहले सोचो 45 था, फिर उसके बाद 37 हुआ, और अब कितना है? 22%. मतलब गरीबी हमारे देश से धीरे धीरे कम हो रही है. द नंबर ऑफ पुअर पीपल डिक्लाइन फ्रॉम 407 मिलियन टू 270 मिलियन. सोचो पहले हमारे देश में 407 मिलियन लोग 2004-5 में गरीब थे, अब ये कितने हो गए? उसके आधे हो गए, 270 मिलियन हो गए इन 2011-12 डेटा. तो ये कुछ पॉवर्टी के रेशियोज दिए हुए हैं इसमें.
अगर हम 1993 की बात करें, 94 की, तो उस समय गांव के 57% लोग गरीब हुआ करते थे और शहरों के 32% लोग पुअर हुआ करते थे. आई विल शेयर दिस पीपीटी टू यू इन द ग्रुप ताकि आप इसको देख सकें. देन 2004-5 में, और इतना हम लोग 2011-12 की बात करते हैं, इसमें अब क्या है, 26% लोग गांव में गरीब हैं और ओनली 14% इन अर्बन एरियाज. तो मतलब अब धीरे धीरे जो है गरीबी का जो है वो रेशियो हमारे देश में कम होता जा रहा है. नाउ इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. इंटर स्टेट डिस्पैरिटी, अब क्या भारत का हर राज्य गरीब है? हर राज्य गरीब नहीं है. दिस इज नोन एज इंटर स्टेट डिस्पैरिटी. मीन्स दैट देयर आर, हमारे यहाँ पे एक वर्ड आता है बीमारू स्टेट्स. सिक, सिक समझते हो क्या होता है? बीमार. तो बीमारू स्टेट से हमारे इसमें आता है, बी से क्या होता है? बिहार, बी आई से बिहार, एम से मतलब मध्य प्रदेश, ए से मतलब आंध्र प्रदेश, आर से राजस्थान एंड यू से उत्तर प्रदेश. तो ये जो 5 राज्य हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड बिहार, दे आर, असम तो इसमें नहीं दिया हुआ है, बिहार, बी आई से बिहार. ठीक है. सो दीज आर द पुअर स्टेट्स ऑफ इंडिया. इन्हें भारत का क्या माना जाता है? गरीब राज्य. और मैक्सिमम आउट माइग्रेशन भी यहीं से होता है, क्योंकि इन स्टेट्स में आपको रोजगार के साधन कम मिलेंगे. यहाँ पे गरीबी है, हेल्थ केयर फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, मतलब हर चीज आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत बेहतर नहीं है. देन हमारे प्रॉस्परस स्टेट्स कौन से माने जाते हैं? लाइक दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, देन केरल, तमिलनाडु, हाँ वेस्ट बंगाल. सो दीज स्टेट्स, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो दीज स्टेट्स आर कंसिडर्ड प्रॉस्परस स्टेट्स ऑफ इंडिया. ठीक है. तो ये मतलब अच्छा करते हैं, परफॉर्म करते हैं. बट ये जो 5 स्टेट्स हैं, इनकी परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ वन और दी अदर रीजन. ठीक है. ये क्या है? क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो यहाँ के लोग मैक्सिमम क्या करते हैं? बाहर की तरफ चले जाते हैं. दे स्टार्ट माइग्रेटिंग टू अदर स्टेट्स. लेकिन अभी इनमें भी चेंजेस आ रहे हैं. गरीबी जो है, मतलब आप सोचिए कि इन 5, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, जिनका मैंने नाम लिया, इन राज्यों को छोड़कर मैक्सिमम बाहर के जो स्टेट्स हैं वो क्या है? गरीब हैं. ठीक है. और ये कुछ 5-6 राज्य पूरे इंडिया का बोझ उठाते हैं, क्योंकि जब भी हमें रोजगार चाहिए तो हम कहाँ भागते हैं? या तो हम दिल्ली भाग जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, या हम महाराष्ट्र जाते हैं, या हम पंजाब जाते हैं, है ना, या तो हम साउथ में कर्नाटका में बेंगलोर चले जाते हैं, क्योंकि कर्नाटका भी पूरा डेवलप नहीं है, बेंगलोर है. देन तमिलनाडु जा सकते हैं, है ना. तो ये केरल है. तो यहाँ पे, लेकिन केरल अभी बहुत ही इतना ज्यादा फेमस नहीं है फॉर माइग्रेशन. तो बेसिकली इन स्टेट्स में हमारे जो इंडिया के जो हमारे ये गरीब राज्य के जो लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं. तो यू कैन सी द इंटर स्टेट डिस्पैरिटी. Poverty is a serious problem in Orissa, Bihar, Assam, Tripura and Uttar Pradesh. Orissa and Bihar are the poorest states of India. ये मार्क करने के लिए आ सकता है मैप में, तो इसको आप यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट दीज आर द 2 poorest states of India, ओडिशा एंड बिहार. ओडिशा में भी बहुत ज्यादा भूखमरी रहती थी पहले, अब तो थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है कंडीशन, लेकिन वहां पे भी बहुत लोग जो है गरीब है ओडिशा में, एंड बिहार भी है. Poverty has declined significantly in Kerala, Jammu Kashmir, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat and West Bengal. तो इन राज्यों में जो है पावर्टी धीरे धीरे कम हुई है. पंजाब एंड हरियाणा आर द रिचेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया. अगेन बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, दे आर द फार्मर्स, दे हैव नाउ बिकम प्रॉस्परस. क्योंकि देखो गांव अगर आपका डेवलप हो गया तो शहर में तो ऑलरेडी कंडीशन ठीक ही है ना. अब हमारे और स्टेट्स में, यूपी में क्या है, गाँव ही मेन, पहले भी बैकवर्ड था, आज भी बैकवर्ड है. अभी भी वहां पे आप जाओगे तो बहुत जगह इलेक्ट्रिसिटी नाम के लिए पहुंची है, पूरे दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है, और ऐसी आती है कि वोल्टेज आपको लगेगा कि पंखा चल रहा है, नहीं चल रहा है. तो अभी भी जो, लेकिन आप पंजाब में चले जाए वहां पे फार्मर्स दे आर वेरी रिच. हरियाणा में चले जाए, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आप देखिए, क्योंकि सारा बेनिफिट इन्हीं राज्यों को मिला था उस समय. तो यहाँ के जो किसान थे वो डेवलप हो गया, और जब किसान डेवलप हो गए, गाँव डेवलप हो गया, तो पूरा शहर तो डेवलप था ही, तो पूरा राज्य डेवलप हो गया. तो अगर गाँव जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा पूरा भारत इसमें बसता है, आपको पता ही है.
गाँव में। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हेल्प पंजाब एंड हरियाणा टू रिड्यूस पॉवर्टी। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रिजल्टेड इन डिक्लाइन ऑफ पॉवर्टी इन केरल। अब केरल में पॉवर्टी देखो, अलग अलग स्टेट्स के अलग रीजन है। जैसे हरियाणा पंजाब में गरीबी क्यों खत्म हुई? बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। केरल में पॉवर्टी क्यों कम हुई? बिकॉज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अगर आज के टाइम में सबसे पढ़ी लिखी पब्लिक लोग हैं तो वो कहाँ के हैं? केरल के। अगर सबसे बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज है, एजुकेशनल फैसिलिटीज है, तो वो कहाँ की है? केरल की, है ना। आपको ना HDI में सबसे आगे है, लिटरेसी रेट सबसे हाईएस्ट है केरल का, मतलब हर चीज आपको वहाँ पे पॉजिटिव मिलेगी। इसका मतलब वहाँ की जो पब्लिक है, जो वहाँ के लोग हैं, पीपल, दे आर एजुकेटेड एंड वो कहीं ना कहीं अच्छी जॉब कर रहे हैं। मेनली तो माइग्रेट कर जाते हैं, आप जानते हो साउथ के लोग तो मेनली कहाँ चले जाते हैं? अदर फॉरेन कंट्रीज में चले जाते हैं। मेन उनका वही रहता है, IT में करके वो चले जाते हैं। वहाँ की महिलाएं भी नर्सेज होती हैं मेनली जो है, उनको नर्स की जॉब या मिडिल ईस्ट में या कहीं भी उनको मिल जाती है आसानी से, उनकी इंग्लिश अच्छी होती है। तो कुछ क्राइटेरियाज हैं। देन वेस्ट बंगाल में गरीबी क्यों कम हुई है? बिकॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म मेजर्स। लैंड रिफॉर्म मतलब वहाँ पे जो भी जमीन थी, जमीन को लेकर वहाँ पे काफी बदलाव किए गए, जैसे जमींदारी सिस्टम खत्म किया गया, चकबंदी हुआ, मतलब काफी इसमें सरकार ने इंटरफेरेंस किया, तो हर किसान को वहाँ पे बराबरी का जो है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। इससे वहाँ पे लैंड जो फार्मर्स थे उनकी कंडीशन बेहतर हुई है। देन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, ये दो स्टेट्स हैं जहां पे गरीबी कम होने का रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है ना। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन समझते हो क्या होता है? आपको पता है ना कि हर हमारी जो गवर्नमेंट होती है, जब भी खेती होती है, हार्वेस्टिंग होती है, तो जो पब्लिक होती है, फार्मर्स होते हैं, वो अपना सामान किसको बेच देते हैं? अपना जो फूड ग्रेन होता है, चाहे वो दाल हो, चाहे वो चावल हो, चाहे गेहूं हो, वो सरकार को बेच देते हैं। अब सरकार जो होती है वो पूरे भारत में उसको कुछ एक्सपोर्ट करती है, विदेशों में बेचती है, कुछ अपने पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जो आपके शॉप्स में आता है, हम लोग खरीदते हैं उसको। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारा बच जाता है, तो हमारी सरकार उसको क्या करती है? सेव करके रख लेती है एज ए बफर स्टॉक, कि आगे चल के अगर मान लो कोई कैलेमिटी हो गई, मान लो अगले साल, जैसे इस साल को बारिश अच्छी हो रही है, लेकिन पिछले साल बारिश ऐसी नहीं हुई थी, अब क्या पता अगले साल भी बारिश अच्छी ना हो, तो उस समय हमारी कृषि क्या हो सकती है? फेल हो सकती है ना। तो उस समय पब्लिक को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हम क्या करते हैं? हमेशा अपने घर में स्टोर करके रखते हैं ना। हम लोग भी तो अपने घर में, ऐसे थोड़ी कि रोज रोज जाओ आटा लेकर आओ, भाई आधा किलो आटा रोज लेके आओ, ऐसा होता है क्या? कि हम एक एक महीने का पूरा स्टॉक भर लेते हैं। इवन कुछ लोग तो साल भर के लिए गेहूं या चावल स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है ना, कि रेट बढ़ जाएगा या कुछ, मतलब ऐसे कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो उसी तरह से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब क्या होता है कि सरकार किस तरह से पब्लिक के बीच में जो है फूड ग्रेन को पहुंचा रही है, जिसमें आपका मेन कौन काम करता है? राशन शॉप्स। राशन शॉप सुना है आपने? जो ये सरकारी राशन शॉप्स होते हैं ना, वहां पे सरकार भेजती है, उसको कम रेट पर हर मिडिल क्लास या गरीब लोगों को, सबका APL कार्ड BPL कार्ड होता है ना, उस हिसाब से आपको फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाता है। अब पता नहीं क्या मिलते थे पहले, कैरोसिन देते थे या फिर गेहूं देते थे, पहले तो सबको मिलता था मिडिल क्लास, अब तो शायद BPL और APL कार्ड अलग कर दिया है इस तरह से। तो इसको हम कहते हैं PDS सिस्टम। अब ये जो PDS सिस्टम है बहुत सारे राज्यों का सही नहीं है। अब जैसे यूपी में आप बहुत बार सुनोगे कि बारिश हुई, पूरा गेहूं तैर रहा है पानी में, लोग भूखे मर रहे हैं बहुत जगह पे, गरीबी से खाने, उनके पास खाने के लिए नहीं है, लेकिन अनाज का पूरा क्या हो रहा है? खराब हो रहा है, सड़ रहा है। तो इसका मतलब PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आपका बेहतर नहीं है उस राज्य सरकार का। लेकिन आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यहाँ की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने बहुत ही कम रेट पर अपने हर नागरिक को क्या पहुंचाया? फूड ग्रेन। मतलब वहां पे ये कंडीशन थी ना कि सरकारें 3-3 रुपए किलो पर अपने नागरिकों को क्या देती थी? भाई गेहूं ले जाओ, चावल सबको डिस्ट्रीब्यूट करती थी, ताकि वहां पे कोई भूखा ना रहे। ठीक है। तो इसको कहते हैं, इसीलिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भुखमरी या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत ही कम रेट पर। और उनका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि हर नागरिक तक जो है, वहाँ के जो लोग हैं तमिलनाडु आंध्रा के, हर पब्लिक तक वहाँ पे राशन शॉप्स के थ्रू जो है फूड ग्रेन्स पहुंचता था। इतना किलो चावल, इतना किलो गेहूं, या कैरोसिन है या शुगर है, जो भी हर महीने उनको दाल है, इतनी उनको मिलती थी। यहाँ पे तो देखो राशन शॉप्स में भी बहुत धांधली होती है ना। ब्लैक होर्डिंग होती है, मार्केटिंग होती है, अच्छे राशन मार्केट में बेच देते हैं और खराब क्वालिटी का राशन शॉप में लाकर रख देते हैं। और प्रॉपर मोस्ट ऑफ द टाइम आप जाओगे तो राशन शॉप क्या है? बंद है, इरेगुलरिटी होती है। तो
हम लोग एरिया में ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, इरेगुलरिटी ऑफ द ओपनिंग ऑफ द शॉप, ये सारी बहुत सारी समस्याएं होती है, लेकिन इन स्टेट्स में ऐसा नहीं होता है. नाउ नेक्स्ट, ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो. तो ये जो है इसको हम कल पढ़ेंगे. आज तक का आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा. तो इसको आप रिवाइज करेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको पूछ भी सकते हैं.